मैथ स्पेशल न्यू पेड कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है ज्योमेट्री टॉपिक का क्लास नंबर 1। हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योमेट्री। अगर मैं ज्योमेट्री टॉपिक की बात करूं तो अगर एसएससी सीजीएल के प्री की बात की जाए, सीजीएल प्री की, तो यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और समटाइम्स 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। मेंस के पेपर की बात की जाए, सीजीएल मेंस की बात की जाए, तो सीजीएल मेंस में आपको 7 to 8 क्वेश्चंस फिक्स होते हैं ज्योमेट्री से। समटाइम्स आपको 9 से 10 क्वेश्चन देखने को भी मिले हुए हैं। जैसे 2017 मेंस जो है अभी तक का सबसे टफ पेपर माना जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट आए थे वो 2017 के पेपर में। एक्चुअल में ये डिफिकल्ट नहीं थे, जिन्हों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे उनके लिए डिफिकल्टी थी, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं था। अगर मैं बात करूं सीडीएस में, तो सीडीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीएस एग्जाम के लिए भी। तो जो लोग भी सीएचएसएल की बात की जाए तो सीएचएसएल का भी सेम पैटर्न होता है, 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीपीओ की बात करें, क्योंकि सीपीओ में 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो सीपीओ में अगर ज्योमेट्री से बात की जाए तो 4 to 5 क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, आते ही आते हैं ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, समटाइम्स 3 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो ज्योमेट्री टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योमेट्री टॉपिक एज वेल एज मेंसुरेशन टॉपिक हम दोनों साथ में पैरेलल लेकर के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। और दोनों को साथ लेने का मतलब क्या है कि दोनों से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी साथ साथ करोगे तो, क्योंकि दोनों के ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी आपको मेंसुरेशन में अप्लाई हो जाती है। मेंसुरेशन के एरिया वगैरह फॉर्मूले का आप हम ज्योमेट्री में यूज कर लेते हैं, तो दोनों को हम पैरेलल लेकर के चलने वाले हैं। देखिए, ज्योमेट्री टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले वो चीज़ जानते हैं। ज्योमेट्री टॉपिक में हमारा 5 टॉपिक है। वो 5 टॉपिक देखने में आपको छोटा है, बट बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इजीली कर लोगे। लाइन एंड एंगल एक छोटा सा टॉपिक है और इसको हम बोलेंगे बेसिक। ठीक है, लाइन मतलब होता है रेखा और एंगल मतलब होता है कोण। सेकेंड आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री की बात करूं या मेंस की बात करूं, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, फिक्स हैं। वो है ट्रेंगल। अब ट्रेंगल हम पढ़ेंगे तो सारी प्रॉपर्टी हम करेंगे, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होगा, ठीक है, स्केलन ट्रेंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होगा, सारी चीजें हम देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं ट्रेंगल टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सर्किल। सर्किल टॉपिक से भी फिक्स क्वेश्चन आते हैं, प्री के पेपर की बात की जाए या मेंस के पेपर की बात की जाए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रिलेटरल से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल हो गया यानी आयत, स्क्वायर यानी वर्ग, ट्रेपीजियम करेंगे यानी समलंब चतुर्भुज, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, और उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सर्किल टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब क्या है, ये सारे जैसे आप रेगुलर पॉलीगन जैसे ट्रेंगल करते हो, ये पॉलीगन का ही पार्ट है। क्वाड्रिलेटरल करते हो यानी चतुर्भुज, ये भी पॉलीगन का ही पार्ट है। पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, उसके फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं फाइनली कंक्लूजन की बात करूं तो देखो, ये तो है हमारा बेसिक, क्योंकि ये तो पढ़ना ही है बेसिक। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो ट्रेंगल है और सर्किल है, ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वैसे है सारे इंपॉर्टेंट, क्वाड्रिलेटरल को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट थोड़ा कम पूछा जाता है। और पॉलीगन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको रेलवे, सीएचएसएल, सीजीएल के प्री के पेपर में पूछ दिए जाते हैं। तो ये है पूरा का पूरा ओवरव्यू। लेकिन हाँ, देखने में ये 5 टॉपिक सब टॉपिक हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत ही छोटा है, लाइन एंड एंगल और पॉलीगन। जैसे लाइन एंड एंगल आपको 3 to 4 क्लासेस में एंड हो जाएगा, लेकिन ट्रेंगल आपको 6 to 7 क्लास लगेंगे, हो सकता है 8 भी क्लास लग जाए। ये आपको 4 to 5 क्लासेस लगेंगे, और ये आपको 6 to 7 क्लास यहाँ पे भी हो जाता है, और 2 या 1 क्लास में आपका पॉलीगन एंड हो। जो आपको मैंने सीट दिया हूँ उसमें 400 समथिंग क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस 1 by 1 हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो ओवरव्यू हुआ। उसी तरह से हम मेंसुरेशन पैरेलल लेकर के चल रहे हैं, तो मेंसुरेशन में हम 2D करेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर, एंड 3D करेंगे। 2 डायमेंशनल यानी कि जो ट्रेंगल हो गया, सर्किल हो गया, ये सारे
रोम्बस हो गए यानी क्वाड्रिलेटरल हो गए, 2D फिगर में आता है। 3D फिगर में आपने देखा होगा कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड हेमी स्फीयर हो गया। तो ये सारी चीज़ें 3D का पार्ट है। तो 2D और 3D दोनों हम करने वाले हैं। पहले हम 2D फिनिश करेंगे, आफ्टर डेट 3D पे मूव करने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जानते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है लाइन एंड एंगल। कौन सा टॉपिक? जो यही था सबसे बेसिक वाला टॉपिक, लाइन एंड एंगल। ठीक है, देखो लाइन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? लाइन का हिंदी मीनिंग होता है रेखा। लाइन का हिंदी मीनिंग होता है रेखा और एंगल का हिंदी मीनिंग होता है कोण। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है हमारा मेन पॉइंट्स, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हमारा ये होगा कि पॉइंट्स क्या होता है। पॉइंट यानी बिंदु। देखो हमें डिफिनीशन से नहीं मतलब है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। क्योंकि आपके एग्जाम में क्या है, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो यहाँ पे डिफिनीशन तो पूछेगा नहीं कि व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज रे। लेकिन हाँ, पॉइंट क्या होता है? देखो पॉइंट यानी कि बिंदु। कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना जरूरी है कि पॉइंट क्या होता है। जैसे देखो हम, ये क्या है? एक पॉइंट है। लेकिन पॉइंट का मतलब क्या है कि ये डायमेंशन लेस है। क्या इसका लेंथ है? नहीं है। क्या इसका ब्रेड्थ है? नहीं है। लेंथ यानी कि लंबाई, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, क्या है? नहीं है। यानी ना तो इसका लेंथ है, ना ही ब्रेड्थ है, ना ही इसकी हाइट है। यानी ये क्या है? डायमेंशन लेस है। यानी इसकी कोई भी डायमेंशन है नहीं। तो ये क्या है? डायमेंशन लेस है। ठीक है, पॉइंट का मतलब यही है कि ये देखो ये एक पॉइंट है, बट ये क्या है? डायमेंशन लेस। अब सेकेंड पॉइंट्स आता है हमें कि रे। रे का मतलब होता है किरण। किरण का मतलब क्या है? देखो इसी पॉइंट, हमारा हमने अभी पॉइंट देखा कि ये डायमेंशन लेस है, हमने इस तरह से बढ़ा दिया तो ये क्या बन जाता है? रे बन जाता है, यानी किरण बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो क्या है, देखो इसी पॉइंट को हमने आगे बढ़ा दिया तो क्या बन गया? रे बन गया। अब रे बन गया तो देखो क्या है? रे ओनली वन डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट क्या है? फिक्स्ड है। और ये एरो का सिंबल क्या कर रहा है कि ये वाला, ये जो है फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकता है, यानी बढ़ा सकते हैं इसको। यानी रे का मतलब होता है कि एक जो वही पॉइंट है उसको हम आगे बढ़ा दिए, ओनली वन डायरेक्शन बढ़ा दिए, एक डायरेक्शन में बढ़ा दिए, तो वो होता है रे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है रे की? फिक्स होती है। इंड पॉइंट डज नॉट फिक्स। इंड पॉइंट का मतलब क्या है कि देखो ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स नहीं है, ये आगे बढ़ सकता है। जैसे देखो ये है पॉइंट, मैंने इसको आगे बढ़ाते चला गया, ये क्या है? एक रे है। बहुत सारे लोगों को रे और लाइन और रे में फर्क नहीं समझ में आता। लाइन और रे में फर्क नहीं समझ में आता है, तो आज समझ में आ जाए। लाइन मतलब होता है रेखा, रे मतलब होता है किरण। दोनों में फर्क क्या है? देखो रे अभी हमने बताया कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम आगे तक बढ़ा देते हैं तो रे बन जाता है। रे क्या होता है? ओनली वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में बढ़ा दो। इस पॉइंट को फिक्स करके हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो ये हो गया रे। क्योंकि एक पॉइंट इसका क्या है? एक पॉइंट इसका क्या है? फिक्स्ड है। लेकिन अदर पॉइंट्स क्या है? वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। ये वाला पॉइंट फिक्स नहीं है, बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया रे। लाइन क्या होता है? रेखा क्या होता है? देखो दोनों इंड पॉइंट इसका फिक्स नहीं है, देख रहे हो? दोनों के दोनों बोथ डायरेक्शन में, ये क्या है? बोथ डायरेक्शन है, दोनों के दोनों डायरेक्शन में। और इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, ना ही इंड पॉइंट फिक्स है। रे में यही डिफरेंस है कि एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा, अनदर वेरी कर सकता है कितना भी। लेकिन लाइन में क्या है कि दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। देखो ये इधर जा रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है इधर, तो ये बोथ डायरेक्शन होता है। समझ में आ गया? इसके दोनों के दोनों पॉइंट फिक्स नहीं है, ये वेरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक जो है पॉइंट्स पे ये क्या है? फिक्स्ड है। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं रे और लाइन में। ठीक है, तो रे का क्या है? ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, ना तो एंड पॉइंट फिक्स है। तो ये हो गया लाइन। इसीलिए लाइन की, आप लाइन की प्रॉपर्टी भी करते हो, लाइन इज टू बी मिनिमाइज, यानी लाइन को मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, एंड लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है। लाइन इज टू बी मिनिमाइज, टू बी एक्सटेंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैसे देखो ये क्या है? एक लाइन है। अब इसको हम चाहेंगे तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मिनिमाइज भी कर सकते हैं। यानी क्योंकि इसकी दोनों पॉइंट्स फिक्स नहीं होती है, तो फिक्स नहीं होती है तो हम बढ़ा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग घटा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू
हमें नीड पड़ेगी तो हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, लाइन को मिनिमाइज किया जा सकता है, लाइन को मैक्सिमाइज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। क्यों? क्योंकि इसकी एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक है, अब आता है एक वर्ड टर्म्स आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? रेखाखंड। देखो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरह से, इस पे हमने 2 पॉइंट फिक्स कर दिया, इस पे हमने क्या कर दिया? 2 पॉइंट फिक्स कर दिया। लेट सपोज इसका नाम ए और इसका नाम बी, तो ये 2 फिक्स पॉइंट को ज्वाइन कर, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट का ये कहलाएगा ये वाला लाइन सेगमेंट, यानी इसके दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पे एक लाइन पे फिक्स हैं, तो ये कहलाएगा ए बी, यहाँ पे कहलाएगा लाइन सेगमेंट। समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ना तो इसका लेंथ होता है, ना ही ब्रेड्थ। लेंथ यानी लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई कुछ भी नहीं होता, तो होता है पॉइंट। रे स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, यानी ओनली वन डायरेक्शन है। कोई जरूरी नहीं कि मैंने इस तरह से लिखा, मैं इस तरह से भी बना सकता हूं, ये भी क्या है? रे है। यहीं अगर दोनों के दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, स्टार्टिंग भी फिक्स नहीं है और एंड भी नहीं फिक्स है, बोथ डायरेक्शन, लाइन हो गया। लाइन की प्रॉपर्टी है, लाइन को मिनिमाइज किया जा सकता है, मैक्सिमाइज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लाइन सेगमेंट, एक लाइन है उस पर हमने 2 पॉइंट फिक्स कर दिया और वो दोनों को मिलाने वाला ये वाला क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये तो था बेसिक, ये कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन जानना जरूरी था कि पॉइंट्स क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट डिफरेंस जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, लेकिन एग्जाम में आपका नहीं आएगा, लेकिन हमें जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंस फैक्ट क्या है, देखो ध्यान से। इंपॉर्टेंस फैक्ट्स क्या है कि एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, एक लाइन पे मैक्सिमम कितने पॉइंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने पॉइंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इस तरह से मैक्सिमम कितने पॉइंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं एक लाइन पे। जैसे एक लाइन है, इस पे कितने मैक्सिमम पॉइंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो क्या बोलोगे? इसकी कोई लिमिटेशन है क्या? नहीं। तो यानी इनफाइनाइट्स पॉइंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं एक लाइन पे। पहला फैक्ट ये है कि कोई भी एक लाइन है, आप नोट डाउन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, एक लाइन पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं इस तरह से, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ड्रॉ किए जा। पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट देखो, दूसरा फैक्ट क्या है कि एक पॉइंट है, ये क्या मैंने बताया पॉइंट है, एक पॉइंट से, वन पॉइंट से मैक्सिमम कितने लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो बताओ। हमने देखो ड्रॉ करना शुरू कर दिए लाइन, इस तरह से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई लिमिटेशन तो है नहीं। इनफाइनाइट लाइन कैन बी पॉसिबल या कैन बी ड्रॉ, यानी एक फिक्स पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। फैक्ट 1 हो गया, फैक्ट 2 हो गया, फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 का मतलब क्या है कि 2 फिक्स्ड पॉइंट है, इससे मैक्सिमम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 2 फिक्स्ड पॉइंट से मैक्सिमम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो खुद सोचो। 2 फिक्स्ड पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, यानी केवल एक, ओनली वन का मतलब क्या है कि केवल एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो ये तीनों के तीनों फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि एक लाइन पे कितने मैक्सिमम पॉइंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट। एक पॉइंट पे कितने मैक्सिमम लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं इस फिक्स पॉइंट से, इनफाइनाइट। थर्ड क्या था हमारा? थर्ड ये है कि 2 फिक्स्ड पॉइंट से मैक्सिमम कितने लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो ओनली, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए अब हमारा आता है, यहां से हमारा स्टार्ट होता है अच्छा टॉपिक। पहला है देखो हमारे पास पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? देखो पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन है, दूसरा लाइन है। जब भी मैं इस तरह से सिंबल ड्रॉ करूंगा, एरो का सिंबल दूंगा, तो हम समझ जाना कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन एल है और दूसरा लाइन का नाम मैंने बोल दिया एल। मैंने जब भी इस तरह से लाइन ड्रॉ करूंगा, एरो का सिंबल दूंगा, यानी समझ जाना है आपको
कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे? पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। जैसे देखो ये लाइन पैरेलल है, कभी भी ये एक दूसरे को कभी भी आगे बढ़ा दो, इस लाइन को कितना भी बढ़ा दो, ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये लाइन कहलाते हैं पैरेलल लाइन। तो क्या होता है पैरेलल लाइन? समझ में आ गया कि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से दो लाइन क्या हो गए, ये दोनों लाइन हो गए पैरेलल। कोई जोर नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, ये दो लाइन पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इसको कितना भी बढ़ा दो, आगे पीछे कितना भी बढ़ा दो, कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, यानी काट नहीं सकते, इस तरह से एक दूसरे को काट नहीं सकते, तो कहलाता है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन लिखने का तरीका क्या है? जैसे देखो मैंने बोल दिया कि ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है। अगर मेरे को लिखना है इसको सिंबल में, तो ए इस तरह से लिखा जाता है, ए बी पैरेलल टू सी डी। कैसे लिखा जाता है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लिखने का तरीका है। सेकेंड आता है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? देखो इस तरह से एक लाइन है और दूसरा लाइन इस तरह से, दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर लाइन होता है। परपेंडिकुलर लाइन लिखने का तरीका क्या है? जैसे देखो ये एक ए बी लाइन है और ये एक सी डी लाइन है। अगर मैं इस तरह से लिखूंगा ए बी परपेंडिकुलर टू, ये सिंबल है, इस तरह से कहीं भी सिंबल है, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। पैरेलल लाइन का क्या सिंबल होता है? ए बी, इस तरह से दो लाइन रहेगा तो ये सिंबल होता है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। तो परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। कंकूरेंट लाइन क्या होता है? कंकूरेंट लाइन क्या होता है? यानी संरेख जिसको बोलते हैं कंकूरेंट लाइन, यानी एक पॉइंट से अगर, देखो ध्यान से, एक पॉइंट से अगर दो या दो से अधिक लाइन ड्रॉ करोगे तो सारे लाइन क्या होंगे? एक पॉइंट से ही पास कर रहे हैं तो वो कहलाएगा कंकूरेंट लाइन। ठीक है, एक पॉइंट से दो या दो से अधिक लाइन पास करते हैं तो सारे के सारे लाइन कहलाते हैं कंकूरेंट लाइन, यानी जिसको हिंदी में कहा जाएगा संरेख रेखा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है एक लाइन ये रहा और दूसरा लाइन ये रहा, ये एक दूसरे को काटते हैं किसी भी पॉइंट्स पे। जैसे इस पॉइंट पे काट रहे हैं तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी एक दूसरे को काटने वाली लाइन कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन यानी जिसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन है, जैसे हमने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल। जब भी मैं एरो का सिंबल दूंगा यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगा कि एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पैरेलल लाइन को काट दे। तो ये वाली लाइन क्या हो गई? इसी लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। देखो जिसको ज्योमेट्री का ए बी सी भी नहीं पता है वो भी ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस कर सकता है। जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सारी चीज़ें पॉइंट याद रखोगे तो आपको सारा कुछ हो जाएगा। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगा? दो पैरेलल लाइन को कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से आपके मेंस में पूछा गया है, सीजीएल और सीडीएस मेंस में भी पूछा गया है। उसकी प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। पहले मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चार लाइन है एल एम एन ओ और चारों पैरेलल हैं। देखो यहाँ पे पैरेलल का सिंबल दिया गया है, एल पैरेलल है, एम पैरेलल, एन पैरेलल ओ, यानी ये चारों के चारों लाइन क्या हैं? पैरेलल लाइन है। ये क्वेश्चंस में दिया गया। ठीक है, फिर दो ट्रांसवर्सल लाइन दिया गया है। देखो एक ट्रांसवर्सल लाइन और दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन। अभी मैंने बताया था ना कि दो पैरेलल लाइन के बीच इस तरह से लाइन जो पास होती है ये कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। तो दो ट्रांसवर्सल लाइन दिया गया है और उसके बाद देखो ये वाली साइड दी गई है। क्या क्या दिया गया वो मैं दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट बी है, ये एफ है, सी है, जी है, डी और एच। ये वाली लेंथ दी गई है 30,
ये वाली लेंथ दी गई है 40, ये वाली लेंथ दी गई है 50, उसी तरह से ये वाली लेंथ दी गई है 25। तो हमें निकालना है EH का लेंथ, EH यानी यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ, ये वाला लेंथ निकालना है। तो एक प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं, उसी पे सारे क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। देखो इस तरह से कोई भी जितनी मर्जी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई जो नहीं, मैंने 4 लिया हूं, आप 5, 3, 2 कुछ भी ले सकते हो। ये 4 लाइन मैंने ले लिया कि L, M, N, O, ये चारों लाइन पैरेलल है, ठीक है, चारों लाइन पैरेलल है। 2 ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये और दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन ये एक दूसरे को इस तरह से इस पॉइंट पे, मान लो ये A पॉइंट है, B, C, D, E, F, G, H, इस पॉइंट पे काट रहे हैं। तो याद रखना रेशियो क्या सेम होता है। जैसे मैंने इसको लिया, देखो ध्यान से, इसको लिया तो AC, उसके करस्पॉन्डिंग इधर हमें क्या लेना पड़ेगा, इक्वल टू BD, इक्वल टू क्या मैं कर सकता हूं, CE ओवर DF, यानी कोई जरूरी नहीं है यही लेना है। देखो याद रखना, हम उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम होता है। जैसे देखो मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को ले लिया, देखो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया AE, तो उसके करस्पॉन्डिंग इधर क्या लेना पड़ेगा हमें, BF। उसी तरह से मैंने मान लो ले लिया, अब उसके बाद ये CE, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या है, DF, यानी उसके दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम होता है। कोई जरूरी नहीं कि मैंने यही लिया, हो सकता है मैंने, देखो अब इस बार मैं ले लेता हूं ये वाला पूरा का पूरा AG ओवर, मैंने यहां पे, तो बताओ अगर मैंने ये पूरा का पूरा लिया तो यहां पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा BH इक्वल टू, मैंने अब यहां पे सिर्फ ये लिया, देखो EG, तो यहां पे उसके करस्पॉन्डिंग क्या लेना पड़ेगा, FA। ये क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसका रेशियो, इसका रेशियो, यानी कि जो हम इधर लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग इधर का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये प्रॉपर्टी है। अब ये देखो क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जाम में पूछा गया है, CGL मेंस 2017, CDS में भी पूछा गया ओनली फॉर डेटा चेंज करके, वही है, 4 लाइन पैरेलल है, 4 लाइन पैरेलल है, ठीक है, 4 लाइन पैरेलल है। हमारे पास ये वाला लेंथ दिया गया है 30, ये वाला लेंथ दिया गया है 40, ये वाला लेंथ दिया गया है 50, ये दिया गया है EF कितना 25। हमें निकालना जो है, हमें ये वाला लेंथ निकालना है। देखो यहां से यहां तक हमें ये वाला लेंथ, मैं हरा कलर कर देता हूं ताकि हमें आसानी से निकल जाए, हमें ये निकालना है। तो अब देखो हमने अभी बताया था ना, अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, हमें यहां से यहां तक निकालना है, तो उसी तरह से करस्पॉन्डिंग हमें यहां से यहां तक की पता होनी चाहिए साइड, यानी मैं बोल सकता हूं यहां से, देखो यहां से यहां तक क्या है, AD ओवर, मैं क्या लूं, क्योंकि इधर ये वाला साइड पता है, तो ये वाला मैं लिख सकता हूं AD ओवर AB इक्वल टू, अब इधर मैंने क्या लिया, पूरा का पूरा AD लिया, फिर मैंने ले लिया AB, तो इधर हमें क्या लेना पड़ेगा, देखो इधर पूरा EH ओवर इस वाले के करस्पॉन्डिंग क्या लेना पड़ेगा, EF। मैंने क्यों यहीं उठाया नीचे AB, क्योंकि हमें ये पता है, तो हमें ये भी पता है, और हमें ये पता था, हमें ये निकालना था, बस रेशियो सेम कर लो। देखो ध्यान से, AD यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 30 + 40 70, 70 + 50 120 ओवर AB कितना है 30, EH तो निकालना है, EF कितना दिया गया 25, सोल्व कर लो, तो EH कितना हो जाएगा 120 × 25/30, 30 से ये 4 टाइम्स में EH कितना हो गया 100, तो हमें EH की वैल्यू चाहिए थी, कितनी हो गई 100 इज द राइट आंसर। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है कि देखो CGL 2017 में सबसे टफ माना जाता है, लेकिन उसी टाइम पे ये देखो बेसिक क्वेश्चन है, यानी अगर कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, डेप्थ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ज्योमेट्री टॉपिक में सब कुछ दिखता है। चलिए अब हम करने वाले हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है।
सबसे पहले आ जाओ, देखो ध्यान से। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल का हिंदी मीनिंग होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल कैसे बनता है? अभी मैंने आपको बताया था, एक रे बताया था ना, रे, एक रे ये है, दूसरा रे एक दूसरे को एडजॉइंट करके बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा? एंगल। यानी रे का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करके दो रे को हम इस तरह से एडजॉइंट करते हैं तो ये क्या बनता है? एंगल थीटा, मैंने मान लिया। तो देखो ध्यान से, एक्यूट एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल क्या होगा? जैसे देखो, ये इस तरह से मैंने बनाया, ये एंगल थीटा, अगर थीटा लेस देन 90 यानी 90 से छोटा है तो वो कहलाता है एक्यूट एंगल, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल इस तरह से देखो, ये 90 डिग्री हो जाए तो क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक्यूट एंगल के लिए क्या, देखो मैं डायग्राम भी बनाते जा रहा हूं, आप भी डायग्राम बना लेना। एक्यूट एंगल के लिए थीटा, थीटा क्या होना चाहिए? 90 से छोटा होना चाहिए। 90 से छोटा एंगल है तो क्या होगा? एक्यूट एंगल। 90 के इक्वल है तो क्या होगा? राइट एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल 90 से, देखो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। यहां पे मिस्टेक लिखा गया है, इसको मैं चेंज करा देता हूं, रुक जाइएगा, ये गलत लिखा हुआ है, इस तरह से लिखना है। देखो मैं बता रहा हूं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इस तरह से डायग्राम बना लो। क्योंकि देखो 90 तक यहाँ है तो इससे बड़ा होना चाहिए, थीटा की वैल्यू 90 से क्या है? ये बड़ा है। लेकिन 180 क्या होता है? 180 का मतलब एक सीधी लाइन, 180 से छोटा है। यानी ये डायग्राम क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? थीटा 90 से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। तो इसको समराइज करके क्या लिख सकते हो? थीटा 90 से बड़ा होता है और 180 से क्या होता है? छोटा होता है। तो वो क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। चलो नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल क्या बनता है? 180 डिग्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण। स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है पूरी की पूरी स्ट्रेट है, तो बताओ इसके यहाँ पे क्या एंगल बनेगा? स्ट्रेट लाइन पे हमेशा याद रखना है, स्ट्रेट लाइन पे क्या एंगल बनता है? 180 डिग्री बनता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है? एक तरह से सर्किल। जैसे देखो, इस पॉइंट से मैंने इस तरह से पूरा का पूरा मूवमेंट यहाँ से पुनः वापस आ गया, यहाँ से चला था इस पॉइंट से और पुनः का पुनः मैं इसी पॉइंट पे आ गया, यानी एक सर्किल मूव कर लिया। तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री, वो कहलाता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, दो एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज तो कॉमन थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संपूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, दो एंगल मान लो फॉर एग्जांपल एंगल ए और एंगल बी है, एंगल ए और एंगल बी दो एंगल दिया गया है, दोनों का सम अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री हो जाए तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, COM फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। अगर इन्हीं दोनों एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण। अब देखो कैसे समझोगे, ध्यान से देखना कैसे याद रखोगे। इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में सी पहले आता है यानी कम, यानी 90 और 180 में कम कौन सा होगा? 90, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90। यस बाद में आता है इसीलिए 180। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हो। बट कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल का सम 90, सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम 180। चलिए, अब एक आता है, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहद कोण। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जैसे देखो, हमारे पास इस तरह से मैंने एक एंगल बना दिया, ये एंगल थीटा है, तो जो इस बचा हुआ पार्ट वाला एंगल होगा ये वाला, ये वाला, देखो ये एंगल तो थीटा है ना, तो जो बचा हुआ ये वाला, मैं हरा कलर दिखा देता हूं फिर से एक बार, ये वाला एंगल ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बृहद कोण।
ठीक है। देखो हो सकता है हिंदी में समटाइम्स कुछ और बोला जाता हो, मिस्टेक हो सकता है, मैं क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन करके गूगल पे देख करके लिखा हूँ ये बृहदकोण, तो आप देख सकते हो अगर कुछ अलग मीनिंग होता होगा रिफ्लेक्स एंगल का। एक्चुअल में मैं कॉन्सेप्ट तो सही है, बट हिंदी में उसको क्या बोलते हैं अगर कहीं पे मिस्टेक लिखा होगा तो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जब वो क्वेश्चन में आता है आपके पास एग्जाम देने जाओगे तो बाइलिंगुअल पेपर ही होता है। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो यहां तक हो गया। हमने क्या क्या चीजें अब अभी कवर अप किया, हमने पढ़ा एक्यूट एंगल थीटा लेस देन 90, 90 से छोटा। एक्यूट एंगल के बाद हमने ऑब्ट्यूस राइट एंगल पढ़ा, राइट एंगल में थीटा क्या होता है 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, थीटा जो होता है 90 से तो बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण जिसमें थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल थीटा की वैल्यू 360 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2, दो एंगल का सम 90। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम कितना होता है 180। रिकॉल मैं करा रहा हूं फास्ट। रिफ्लेक्स एंगल 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, और डायग्राम के साथ सभी को मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल समझा दिया। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो लाइन एंड एंगल की, लाइन एंड एंगल का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है अभी आने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है वो मैं अभी जस्ट देखो दिखा दे रहा हूं। जैसे देखो हमारे पास ये है दो लाइन है, ये दोनों के दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जैसे मैंने यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, दो लाइन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। मैंने एक क्या किया, ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी मैंने बताया था ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन, इसको EF नाम दे दो। ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो ध्यान से, ये एंगल फॉर एग्जांपल एंगल 1 है, इस एंगल का नाम 2 दे दिया, इस एंगल का नाम 3, इस एंगल का नाम 4, इसका एंगल का नाम 5, इसका एंगल का नाम 6, इसका एंगल का नाम 7 और इसके एंगल का नाम 8 दे दिया। यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, पहला देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा होता है करस्पॉन्डिंग एंगल का हिंदी भी बता देता हूं, आप नोट डाउन कर सकते हो, अभी जस्ट मैं दिखाऊंगा अभी। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, उसके बाद होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के बाद होता है इंटीरियर। अल्टरनेट एंगल में दो होता है, एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का हिंदी मीनिंग होता है संगत कोण। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है अंतः कोण, अंदर वाला रहे तो इंटीरियर, बाहर वाला रहे तो अल्टरनेट, मतलब एकांतर कोण, सॉरी फॉर डेट। अल्टरनेट एंगल मतलब होता है एकांतर कोण। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जस्ट आते हैं, देखो यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। देखो ये एक लाइन है L और ये एक लाइन M, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो इस तरह से ड्रॉ किया गया है और नंबरिंग की गई है सभी की। ये एंगल 1, सॉरी फॉर डेट, यहाँ पे देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है। कौन कौन सा, सबसे पहला आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। अब देखो कैसे पहचानोगे, देखो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको समझाऊंगा, हमेशा याद रखना। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान से देखो इस लाइन के, देखो इस लाइन के ऊपर वाला एंगल कौन सा है, ये एंगल 1। तो उसी तरह से इस वाले लाइन के ऊपर वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल, याद रखना। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल। उसी तरह से देखो इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, ये एंगल 4 है। उसी तरह से नीचे वाले लाइन का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, 8। तो 4 और 8 क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल।
संगत कोण, और दोनों क्या होते हैं। उसी तरह से देखो इस लाइन के नीचे वाला लाइन ये है, उसी तरह से इस लाइन के ये नीचे वाला लाइन ये है। एंगल 2 और एंगल 6 क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल। उसी तरह से देखो इस लाइन का नीचे वाला ये एंगल, उसी लाइन, इस वाले लाइन के नीचे वाला एंगल, तो 3 और 7 क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। समझ में आया। फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो इस लाइन के ऊपर वाला ये वाला पार्ट, इस लाइन के ऊपर वाला ये वाला पार्ट करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो 1 5 इक्वल। इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, तो इस लाइन के नीचे वाला पार्ट करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, इस लाइन के नीचे वाला पार्ट इक्वल। इस लाइन के और इस लाइन का एंगल, ये वाला एंगल है तो एंगल 4। इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, सेम। और करस्पॉन्डिंग लाइन क्या होता है, चलो पहला हो गया। दूसरा होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना आसान है। जैसे देखो जब भी हमारा जहां पे भी कोई एक लाइन को दूसरी लाइन कट करे, जैसे देखो ये लाइन है और दूसरी लाइन ये कट की गई है, कट किया हुआ है ना। तो देखो वर्टिकल अपोजिट का मतलब क्या है, देखो कितना आसान है। ये वाला इक्वल होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। देखो ये वाला शीर्षाभिमुख, देखो शीर्षाभिमुख ये वाला ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेम इस पे आ जाओ, इस लाइन पे देखो ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला और ये वाला इक्वल, यानी एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल। ये होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। अब आ जाओ, अब आते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब होता है एकांतर कोण। इंटीरियर मतलब अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण कौन सा होता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखो इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, अंदर वाला कौन सा है, देखो अंदर वाला यही होगा, ये वाला एंगल, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 8। अब अल्टरनेट वर्ड है, देखो अल्टरनेट। तो देखो अगर ये, देखो ध्यान से देखो, मैं यहां पे समझा रहा हूं। अगर ये एंगल 3 लेता हूं तो अल्टरनेट यानी एक छोड़ करके इसको छोड़ दो तो कौन सा होगा, ये 5। तो 3 और 5 इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होगा। अब उसी तरह से ध्यान से देखो, इस एंगल को लेता हूं, देखो इसको लूंगा तो एक छोड़ूंगा, इसके बाद ये वाले के बाद एक छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये। तो 8 और 2 क्या होगा, इक्वल। चाहे ऐसे कर लो, इसको लोगे तो इसको छोड़ोगे, एक अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में भी आप जानते हो, एक छोड़कर एक, यानी अगर इस एंगल को ले रहा हो तो इसको छोड़ दो तो बचा क्या हुआ, ये। तो 8 और 2 अल्टरनेट एंगल होंगे, 3 और 5 अल्टरनेट। और अल्टरनेट में भी क्या है, ये अंदर वाले हैं, इसलिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब उसी तरह से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी बाह्य एकांतर कोण। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला कौन से हैं एंगल, देखो ये बाहर वाला है, ये बाहर है। उसी तरह से इधर नीचे में बाहर कौन सा है, ये वाला बाहर है। तो देखो 4 लोगे तो एक छोड़ोगे तो बचेगा क्या, 6। तो 4 और 6 क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, लेकिन एक्सटीरियर यानी बाहर वाला। उसी तरह से देखो ध्यान से, इसको लोगे तो इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, ये वाला। तो 1 और 7 क्या होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक और होता है, देखो ध्यान से, उसको हम इस तरह से बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑन सेम साइड। एंगल ऑन सेम साइड में क्या होता है, एंगल ऑन सेम साइड का मतलब क्या है, जैसे देखो ये वाला, जैसे देखो ये वाला और ये वाला, देख रहे हो दोनों सेम साइड है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। उसी तरह से देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम साइड है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 कितना होता है, 180। एंगल ऑन सेम साइड का सम कितना होता है, 180 होता है। इसको एक अलग डायग्राम से रिप्रेजेंट देखो दिखा रहा हूं यहाँ पे, देखो जिसको एक और नाम दे दिया जाता है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल यानी कि रेखीय युग्म बोल सकते। वो क्या होता है, जैसे देखो मैंने वही जो बताया था, ये वाला सेम साइड वाला, ये वाला, इन दोनों का सम कितना होता है,
180। उसी तरह से देखो ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कितना होगा, 3 + 8 180। समझ में आया? ये एक्चुअल में है कैसे, देखो समझा रहा हूं। ये हो गया हमारे पास, ये है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल, अगर ये एंगल ए है तो उसी के सेम साइड ये वाला एंगल बी है। अगर मैं इस एंगल को ए मान लूं और इसको बी, तो इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, वहीं दिखाया गया। देखो ये लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसके सेम साइड वाला एंगल का सम कितना होता है, 180। इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम टोटल 54+ क्वेश्चन करने, यानी 50+ क्वेश्चन करने वाले हैं लाइन एंड एंगल से। लेकिन सारा का सारा खेल इसी का है। अगर ये चीजें पता होगी तो इजीली क्वेश्चन कर लोगे। अब कुछ चीजें आ जाओ, देखो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में भी बताया था, हाइट एंड डिस्टेंस, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने जब आपको क्या सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने आपको कराया था, हाँ कराया हूं। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, मिनट का रिप्रेजेंट इस तरह से लाइन होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो सेकेंड का मतलब इस तरह से 2 सिंबल डालेंगे तो ये सेकेंड हो। ये तो कॉमन सा चीज था। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया कि ये एंगल दिया गया है, गिवन है, 1 एंगल गिवन है, हमें इस एंगल का, ये गिवन एंगल दिया गया है, क्या दिया गया है, 30 डिग्री 40 मिनट 5 सेकेंड। तो हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और इसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो अभी मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होता है, 180। तो खुद सोचो, अगर एक एंगल दिया गया है तो दूसरा एंगल, एक एंगल मान लो ये दिया गया तो दूसरा एंगल क्या होगा, इधर इसको ला दो तो कितना होगा, 90 माइनस θ1। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करने के लिए 90 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यानी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 40 मिनट 5 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा हमें। तो अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, यहाँ पे मिनट और सेकेंड में है, तो क्या इसको भी हम मिनट और सेकेंड में कर लें, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, 89 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, 89 डिग्री। अब 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट। देखो 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट, तो 59 मिनट लिख लो। अभी भी बचा कितना, 1 मिनट। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। यानी कि हम इस तरह से माइनस करेंगे इसमें से, क्योंकि 90 डिग्री को देखो 90 डिग्री को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री। 89 डिग्री को 89 डिग्री रहने दो, प्लस 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट लिख दो, 60 मिनट। यानी कि 89 प्लस 60 मिनट को क्या लिख सकता हूँ, 59 मिनट प्लस 1 मिनट। और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। यानी हम इस 90 में से माइनस करते, 90 डिग्री में से माइनस करते 30 डिग्री 45 मिनट 55 सेकेंड। तो इस 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 89 डिग्री कितना मिनट, 59, 60 मिनट होता, लेकिन हम क्या लिख देते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 59 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, यानी 60 सेकेंड। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 30 डिग्री 40 मिनट 5 सेकेंड, तो हमारा काम हो जाएगा। देखो माइनस करूंगा तो ये कितना होगा, 60 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 सेकेंड। 49 में से ये कितना जाएगा, तो कितना होगा, 19 मिनट, और ये कितना हो जाएगा, 59 डिग्री 19 मिनट 55 सेकेंड। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ, 1 डिग्री कम कर लो, 179 डिग्री।
1 मिनट में होता है 60 डिग्री, यानी 60 मिनट यानी 59 मिनट लिखो, और एक मिनट अभी भी बचा यानी कि 60 सेकेंड। इसमें से ये वाला माइनस कर दोगे, सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा, यानी 30 डिग्री 40 मिनट 5 सेकेंड माइनस कर लो, तो कितना हो गया ये 55 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 19 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 149 डिग्री 19 मिनट 55 सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, वैसे ये आता नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो भी आप किस तरह से कर लोगे आसानी से समझ में आ गया। यानी कि देखो θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, θ1 प्लस दो एंगल का सम 180 हो जाए तो ये होता है सप्लीमेंट्री। अब देखो एक एंगल दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो 90 माइनस करते 90 डिग्री को हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। इसमें से ये वाला माइनस कर दोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। 90 डिग्री को ये लिखा जा सकता है, उसी तरह से 180 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो ये नोट डाउन कर सकते हो। 90 डिग्री को ये लिखा जा सकता है, 180 डिग्री को ये लिखा जा सकता है। सप्लीमेंट्री कहेगा तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहेगा तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे। चलो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए स्टार लाइक फिगर, स्टार यानी कि तारा लाइक फिगर के अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग क्या होगा, जैसे देखो ये एक तारा लाइक फिगर है, मैं बोलूं कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला अंतःकोणों का सारे के सारे कोणों का योग क्या होगा। अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई क्या होगा। तो इसके लिए जब भी स्टार लाइक फिगर रहे, ठीक है, मैं समझाने के लिए किया हूं ऐसा, जब भी स्टार लाइक फिगर रहे, स्टार लाइक फिगर यानी कि तारा की तरह फिगर दिखे, जैसे देखो ये वाला है, ये भी स्टार लाइक फिगर है, ये भी स्टार लाइक फिगर है। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपसे कहे कि इंटरनल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, ये सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, इसका सम होगा, फॉर्मूला होता है n-4 इंटू 180 डिग्री, n-4 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला याद रख लेना, n-4 इंटू 180 डिग्री। तो n कितने एंगल है, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 5 ले लो, 5 माइनस 4 इंटू 180 डिग्री, यानी कितना हो गया 1 इंटू 180 डिग्री, यानी इसके सारे एंगल का सम, इसका 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 का सम कितना हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये और ये, इसका सम कितना होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 रख लो, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 6 माइनस 4 इंटू 180 डिग्री, 6 यानी 2 इंटू 180 यानी 360 डिग्री, तो डायरेक्टली आंसर कर लोगे। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक स्टार बहुत बड़ा सा बना दिया, मैं इसमें पूछूं इसके सारे एंगल का सम इंटरनल वाले का कितना होगा, का सम कितना होगा, तो इसका सम कितना हो जाएगा, कैसे करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू 8 रखो, यहाँ पे 8 रखोगे तो क्या होगा 8 माइनस 4 इंटू 180 डिग्री, यानी 4 इंटू 180 यानी 720 डिग्री, इन सारे का सम जो होगा 720 डिग्री होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स यहाँ से क्वेश्चन एक दो देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, यहाँ से आपके CHSL TCS पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CGL TCS पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CDS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसे, वो देखो दिखा रहा हूँ। इस तरह से कैंची लाइक फिगर, कैंची आपने देखा होगा ना, घर में आपके कैंची होगा, तो इस तरह से कैंची लाइक फिगर जब भी रहे, फिर से बना करके दिखा देता हूं, इस तरह की कैंची लाइक फिगर रहे,
अगर ये एंगल दिया गया, देखो इस एंगल को मैं मान लेता हूं अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, ये एंगल दिया गया है और आपसे ये वाला एंगल पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए, ये वाला एंगल पूछा जाए, ये वाला एंगल, तो ये एंगल इन तीनों का सम होता है, अल्फा बीटा और गामा का सम हो जाएगा, तो ये एंगल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस। प्रूफ करके दिखाता हूं जस्ट अभी, देखो ऐसा क्यों होता है, देखो प्रूफ में, प्रूफ करने के लिए एक प्रॉपर्टी याद रखना, वो मैं प्रॉपर्टी आपको आगे भी कराऊंगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज़्यादा है, ध्यान से देखना। ये एक एंगल है, अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है, इसका एक्सटर्नल यानी ये वाला एंगल अगर निकालना हो हमें, ये वाला एंगल, तो ये होता है इन दोनों के अंदर का सम यानी x प्लस वाई। जैसे देखो मैं इस तरह से अब करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैंने इसको बढ़ा दिया आगे, ठीक है। ये एंगल x है और ये एंगल y है, और मैं बोल दूं कि ये वाला एंगल बाहर वाला क्या होगा, तो ये होता है x प्लस वाई। जैसे देखो अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं इस वाले को बाहर बढ़ा देता हूँ, ये एंगल x है और ये एंगल y है, अगर मैं ये वाला एंगल बोलूँ क्या होगा, तो क्या बोलोगे, x प्लस वाई, इन दोनों अंदर का सम हो जाए, ठीक है। तो उसी पैटर्न पे देखो मैं इसको ब्रेक कर ले रहा हूँ, हमारे पास ये दिया गया है, ध्यान से देखो, कैंची लाइक फिगर जब भी हो, वैसे तो ये रिजल्ट याद रखोगे कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, अगर हमें ये एंगल निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से प्रूफ कैसे कर रहा हूँ, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। मैंने क्या कर दिया, इस तरह से लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, देखो ध्यान से, मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया, इस तरह से मैंने बढ़ा दिया, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब खुद सोचो, इसको मैं अल्फा, इसको मैं थीटा वन मान लूँ, इसको थीटा टू, तो अल्फा क्या है, थीटा वन प्लस थीटा टू है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अल्फा था। अब देखो सिर्फ हम ध्यान से देखना जो फिगर की बात करने जा रहा हूँ, दिखा आपको, जो मैं अभी फिगर हरा से किससे डिनोट कर दूं यार, मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ, रेड से, देखो रेड से डिनोट कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने बताया था, ये वाला फिगर इस तरह से बताया था कि बाहर अगर ये अंदर x है, ये y है, तो बाहर वाला x प्लस वाई हो जाएगा। उसी तरह से देखो अंदर में क्या है, थीटा वन है, अंदर में बीटा है, तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा, थीटा वन प्लस बीटा। अब दूसरे वाले ट्रेंगल में आ जाओ, नीचे वाले में आ जाओ, नीचे वाले में देखो, अब मैं नीचे वाले की बात करने जा रहा हूँ, नीचे वाले में अंदर थीटा टू, ये गामा, तो ये वाला, अब बताओ बाहर वाला, ये वाला क्या होगा, गामा प्लस थीटा टू होगा। हमें चाहिए था ये पूरा का पूरा एंगल, ऐड करके देखो, पूरा का पूरा एंगल ऐड करोगे तो क्या होगा, थीटा वन प्लस बीटा प्लस गामा, गामा प्लस थीटा टू, और थीटा वन प्लस थीटा टू क्या होता है, अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी फाइनली हमारा आ गया यही वाला इन तीनों का सम। तो हम डायरेक्टली रिजल्ट याद रखेंगे कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो ये बाहर वाला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जैसे देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल 2017 मेंस में भी पूछा गया था इस तरह से, मेंस में नहीं, सीएचएसएल 2019 के पेपर में पूछा गया है और सीजीएल 2019 के पेपर में पूछा गया। देखो हमें ये दिया गया है, ये 40 है, ये 50 है, ये 70 है, तो हमें ये वाला एंगल बताना है, तो ये इन तीनों का सम होगा, इसका, इसका और इसका, तो 40 प्लस 50 प्लस 70, ये वाला एंगल निकालना है, तो कितना होगा, 110 प्लस 70, सॉरी 90 प्लस 70 यानी 160 हो गया, आंसर हो गया। यानी अगर ये वाला एंगल निकालना है तो इसका, इसका और इसका सम कर लो, तो देखो 90 प्लस 70 यानी 160, तो डायरेक्टली 160 आंसर हो जाएगा, हम प्रूफ नहीं करेंगे। तो ये भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स को याद रख लें, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं जो प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि यहाँ ये बेस है और इस बेस से हमें बिल्डिंग बनानी है, जितनी भी ज़्यादा फ्लोर बनाओगे, अगर यही बेस आपका हिला रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे देखो क्या कॉन्सेप्ट है मैं बता रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ सारे के सारे, और दोबारा रिपीट कर दूंगा, और ये क्योंकि ये पहला क्लास है तो इसमें सारी चीज़ें आपको A to Z बेसिक में सिखाऊंगा। जैसे देखो एक लाइन है, इस पर कितने भी एंगल बना दो,
इस पे कितने भी एंगल बना दो एक पॉइंट से, इस पे कितने भी एंगल बना दो, जैसे ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, और ये वाला z है, और ये वाला w है। तो इन सभी, क्योंकि एक लाइन पे देखो ध्यान से, ये एक लाइन है, मैं रेड कलर कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ओहो ये क्या हो गया, देखिएगा ये एक लाइन है, एक लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे इस पॉइंट से, इसका 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 सम क्या होगा, 180 होगा। वही चीज बताया गया, एक लाइन है, इस पे जितने भी एंगल इस पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से जितने भी एंगल होंगे उन सारे का सम कितना होता है, 180। तो इसका 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 सम कितना होता है हमेशा, 180। कोई जोर नहीं है, एक और मैं ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से, इसको मैं यहाँ पे W और इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। तो W प्लस बीटा, यानी जितने भी इस लाइन पे एंगल होते हैं उन सारे का सम कितना होता है, 180। याद रहेगा। चलो अब देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जेड लाइक फिगर, ABCD आप जेड पढ़ते होंगे ना, जेड लाइक फिगर, देखो ये जेड है, ABCD में जेड ऐसे ही बनाते हो। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल रहें, ध्यान से देखना, ये लाइन पैरेलल मतलब एरो में ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा हो, ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा। याद रख लेना, जेड के अपोजिट भी रहे, जेड उल्टा जेड भी रहे, डायग्राम में उल्टा जेड भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ होना चाहिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होना चाहिए। तो अगर ये एंगल, अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बता भी दूं क्या, प्रॉपर्टी देखो अभी हमने पढ़ाया था इस तरह से, देखो लाइन की प्रॉपर्टी होती है, लाइन को हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, देखो ये हमने बढ़ा दिया लाइन को, इस लाइन को बढ़ा दो। अब याद आया क्या, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, देखो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, 180 होता है, सॉरी इक्वल होता है, इसीलिए हमने इक्वल किया। तो हमें इतना नहीं, जेड लाइक फिगर जब भी दिखे, देखो यहाँ पे जेड लाइक फिगर दिखा और पैरेलल होना चाहिए दोनों लाइन, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा होता है। जेड के अपोजिट उल्टा जेड भी बना हो कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। कौन से प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। और ये प्रॉपर्टी तो मैंने आपको जस्ट बता ही दिया हूं कि कोई भी ट्रेंगल है, मान लो ये ट्रेंगल है ABC, ट्रेंगल है, अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है, अगर इसके बाहर वाला ये वाला एंगल निकालना है तो क्या होगा, x प्लस, होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। और प्रूफ भी करा दूं क्या इसका, देखो इसका प्रूफ मैं करा देता हूं। आप जानते हो, क्या जानते हो कि किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम, इसका इसका और ये मान लो इसको कुछ भी, तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो दो एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल x प्लस वाई है, इसको W मान लो, W मान लें, चलो या रहने दो, W मत मानो, ऐसे देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये x और ये y है, x प्लस वाई प्लस ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, W ही रहने, देखो देखा, x प्लस वाई प्लस W, किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो W निकालेंगे तो इधर लेकर के जाएंगे तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या है, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। मैं प्रूफ करा रहा हूं कि डायरेक्टली कैसे होता है, ध्यान से देखो। अब एक लाइन है, देखो ये एक लाइन है, इस लाइन पे जितने भी, इस पॉइंट से जितने भी एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। यानी x प्लस वाई प्लस 180 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 180। तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, यानी 180 इज इक्वल टू 180 आया, यानी ये वाला आ गया, यानी ये वाला क्या होना चाहिए, x प्लस वाई होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो देखो ध्यान से, ये तो मैंने आपको प्रूफ कराया ना, ये तो होता नहीं है ना, हमें ये निकालना है। मान लो ये वाला एंगल को मैं क्या मान लूँ, अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है, ये तो मैं प्रूफ करके दिखाया हूँ। देखो तो अल्फा प्लस 180 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि
किसी भी एक लाइन पे, मैंने अभी जस्ट बताया था कि कितने भी, ये वाला देखो पॉइंट, एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं सारे का सम, इस लाइन पे जितने भी एंगल होंगे सारे का सम 180, तो इसका और इसका 180 होगा। तो देखो ध्यान से 180 से 180 कैंसिल, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा राइट हैंड साइड तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो अल्फा क्या हो गया, x प्लस वाई, यानी इन दोनों के अंदर का सम ही तो ये आया। तो हमें याद रखना है सिर्फ ये प्रॉपर्टी की ये वाला का बाहर वाला निकालना है, इन दोनों अंदर के बराबर होता है। और इसको आगे जा करके जब ट्रेंगल मैं पढ़ाऊंगा तो बोलेंगे सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, यानी दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ डायग्राम आपको याद रखना है, जो डायग्राम मैं बताने जा रहा हूं। जैसे देखो m कहीं भी इस तरह से दिया जाए, देखो m इस तरह से दिया जाए, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, m लाइक आपने इंग्लिश अल्फाबेट में m देखा होगा ना, m इसी तरह बनता है, तो m उस अल्फाबेटिकल में m की बात कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से, ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल थीटा 1 थीटा 2 है, अगर मेरे को उल्टा वाला एंगल पूछे ये वाला, क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, बशर्ते ये और ये क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना। देखो ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो एम लाइक फिगर बना, एम लाइक फिगर बना, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है, दोनों सेम साइड वाले, तो इसके अपोजिट वाला कहेगा ये वाला, तो क्या होगा, x प्लस वाई। अब प्रूफ नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि प्रूफ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कुछ है नहीं। प्रूफ करने का मतलब क्या है, वहीं इस लाइन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। देखो मैं करा के दिखा देता हूँ, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, देखो ध्यान से, तो ये एंगल x है, जेड लाइक फिगर याद आ रहा है, देखो जेड लाइक फिगर मैंने अभी बताया था कि अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो उसी तरह से देखो ध्यान से, मैंने एक बीच में पार्टीशन कर दिया इस तरह से, ये लाइन पैरेलल है, तो बताओ ये एंगल x है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, x होगा। उसी तरह से ये एंगल y है तो ये वाला भी एंगल y होगा, जेड वाला फिगर इस तरह से y, तो इन दोनों का सम कर दूंगा, हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो मैं बता रहा हूँ, हमने कहा प्रूफ मैं कराने जा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये लाइन इक्वल है, ये एंगल x है, ये एंगल y है, मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि ये x प्लस वाई डायरेक्टली कैसे आता है। देखो ध्यान से, मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो क्या है, पैरेलल है इन दोनों के, ठीक है, जो पैरेलल है। तो खुद सोचो, जेड लाइक फिगर याद आया, जेड लाइक फिगर कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो देखो वही चीज़ें हैं, ये जेड लाइक फिगर है, यहाँ से देखो इस तरह से देखो, ये जेड लाइक फिगर है तो ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो जेड लाइक फिगर है तो ये एंगल y है तो ये वाला भी एंगल y होगा। टोटल ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि ये x था और ये y था, x प्लस वाई हो जाएगा। तो जब भी हमें m लाइक फिगर मिले, या उल्टा w, उल्टा m बोल दो या w बोल दो, इंग्लिश अल्फाबेट में या तो m इस तरह से होता है और w इस तरह से होता है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन मिले, देखो w पैरेलल लाइन है, अंदर वाला देखो सेम वाला दिया गया, ये 40 है ये 50 है, अगर मैं ये बाहर वाला निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 40 प्लस 50 यानी 90 डिग्री। उसी तरह से देखो ध्यान से, अब इसी m को उल्टा बना दिया गया है, इस तरह से देखो उल्टा बना दिया गया है m को। बताओ ये एंगल 20 है, ये एंगल 30 है, सेम साइड वाला, ये 20 ये 30, और हमें निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला। तो मैंने अभी बताया था क्या होगा, 20 प्लस 30 यानी कि 50 डिग्री, बशर्ते ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। कंडीशन यही है कि देखो यहाँ पे भी देखो m लाइक फिगर बना है, तो बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो अंदर वाला देखो ध्यान से, सेम साइड वाला ये 25 ये 70 है, तो इधर वाला उल्टा वाला क्या होगा, ये वाला एंगल 25 प्लस 70 यानी कि 95 डिग्री। तो डायरेक्टली अप्लाई करोगे ये सारी चीज़, ठीक है। चलिए अब याद रखना, एक लाइन पे देखो ध्यान से, एक लाइन पे दो पैरेलल लाइन होंगे इस तरह से, ये एंगल 70 होगा तो ये एंगल भी 70 होगा। कैसे, देखो प्रूफ करके दिखाऊं क्या, देखो ध्यान से, जब भी
प्रूफ कर दूं क्या? चलो वैसे तो प्रूफ हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी देखो करके दिखा देता हूँ। देखो ये एक लाइन है, एक पैरेलल लाइन ये और दूसरा पैरेलल लाइन ये एंगल 70 है, तो ये एंगल कैसे 70 होगा? देखो प्रूफ मैं कर रहा हूँ। लाइन की प्रॉपर्टी, लाइन को बढ़ा सकते हो, लाइन को घटा सकते हो अकॉर्डिंग टू, दो लाइन पैरेलल है, अगर ये कोई एक लाइन हो गया, ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। याद आया? इस तरह से दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये वाला एंगल, दोनों क्या होते हैं? अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। याद आया? संगत कोण, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल। तो देखो ध्यान से, इस लाइन के, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, और उसी तरह से इस लाइन का, सॉरी, इस लाइन का ये वाला नीचे वाला एंगल और इस लाइन का इधर वाला एंगल, सेम एंगल वाला, तो ये वाला एंगल 70, तो ये भी एंगल 70। लेकिन हमें इतना बार बार प्रूफ करके दिखाने की नीड नहीं है, यानी हमें सिर्फ इतना जानना है कि अगर देखो ध्यान से, कोई भी एक लाइन है, दो लाइन अगर पैरेलल होंगे, दो लाइन पैरेलल होंगे, तो उनका एंगल कितना होगा? 70। एक और मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया तो वो भी कितना होगा? 70। एक और मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, वो भी क्या होगा? 70। जैसे देखो ये सारे क्या होना चाहिए? पैरेलल लाइन हो। जैसे देखो मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तीनों के तीनों पैरेलल हैं, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। अगर मैंने बोल दिया ये 60 है, तो सेम इधर वाला ही देखो, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, यानी ये पता चल गया कि अगर ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। ये तो अभी प्रूफ कराया था आपको कि अंदर वाला दिया गया और बाहर वाला पूछा जाए एक्सटर्नल, इन दोनों का सम होगा 50 + 20 यानी 70 डिग्री हो जाएगा। किसी भी ट्रेंगल, ये तो प्रॉपर्टी बेसिक है, किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम, ये वाला और ये वाला एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ अगर मैं बात करूं, कोई भी एनी ट्रेंगल हो उसमें तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो कॉमन सा चीज़ है। अब देखो आपको कुछ यहाँ पे मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। जैसे देखो मैंने इस तरह से दिया, ध्यान से देखो, इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दूं बी और इसको नाम दे दूं सी। ध्यान से देखना, मैंने इस तरह से लिखा BAC, मैंने एक लिखा CBA, और एंगल मैंने लिखा, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से फॉर्मेट में लैंग्वेज में दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। एंगल मैंने दे दिया कि BCA। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते। ऐसे दिया जाएगा कि एंगल BAC, एंगल CBA, एंगल BCA। तो ध्यान से देखना, हमेशा फोकस करना होता है मिडिल नंबर, मिडिल वाला, जो मिडिल वाला होता है वही एंगल होता है। जैसे देखो BAC, तो मिडिल वाला कौन सा है? ये, यानी हमें एंगल X की बात किया जा रहा है, मिडिल वाले एंगल X की बात की जा रहा है। CBA, देखो CBA, मिडिल वाला कौन सा हुआ? ये, यानी मिडिल वाला एंगल Y, यानी एंगल Y की बात किया जा रहा है। BCA, ये BCA यानी ये वाला एंगल, BCA मिडिल वाला, यानी ये वाला एंगल Z की बात की गई। ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं और फिर दिक्कत आती है। छोटी छोटी पॉइंट्स ही ज्योमेट्री में आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करा सकती है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब देखो ध्यान से देखो, पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन होता है, वो होता है n - 2 × 180 डिग्री। जैसे देखो मैं आपको ये क्यों करा रहा हूं, जैसे देखो आपने पढ़े होंगे कि कोई भी ट्रेंगल हो, मान लो ये ABC ट्रेंगल है, इसमें तीनों एंगल का सम, इसका इसका इसका, यानी एंगल A + एंगल B + एंगल C का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कैसे होता है, ये क्यों, ये कैसे होता है? तो देखो इसी फॉर्मूला से आता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है? n - 2 × 180 डिग्री। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड, साइड का मतलब होता है भुजा, ठीक है। जैसे देखो ये एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल में मैं बताने जा रहा हूं कि इसका और इसका सम कितना होगा। कितनी साइड है? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तो n की वैल्यू 3 रखो, तो 3 - 2 × 180 डिग्री, यानी 1 ×
180 यानी 180, यानी इन तीनों का सम एंगल ए बी सी का सम कितना आ गया 180। उसी तरह से आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ये इन सारे एंगल का सम आपने पढ़ा होगा कि चारों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। कहीं से भी पढ़े होंगे तो पता होगा 360 होता है। कैसे होता है देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। साइड कितनी है, 1 2 3 4, ये होता है ट्रेंगल। ट्रेंगल मतलब होता है त्रिभुज। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। तो 4 साइड है तो n के जगह पे क्या रखोगे 4, यानी 4 - 2 × 180 यानी 2 × 180 यानी 360। आपसे निकाल देगी पेंटागन। पेंटागन यानी कि पंचभुज। पंचभुज इसमें पूछा जाए कि इन सारे एंगल का सम कितना होगा, सारे एंगल का सम कितना होगा, जैसे ए बी सी डी ई कितना होगा, तो सम कितना होगा। कितने साइड हैं, 1 2 3 4 5, 5 साइड है तो 5 - 2 × 180 डिग्री यानी 3 × 180 यानी टोटल सम कितना हो गया 540। उसी तरह से हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6 हेक्सागन में, यानी हेक्सागन को हिंदी में क्या बोलते हैं, षष्ठभुज। षष्ठभुज, षष्ठभुज। तो इसमें कितनी साइड होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड यानी 6। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 6 - 2 × 180 यानी कितना हो गया 4 × 180 डेट मीन्स 720। तो इन सारे एंगल का सम कितना होता है 720। और क्योंकि पॉलीगन का मतलब क्या है, रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या है कि जिसकी इस तरह से फिक्स्ड सिचुएशन है, जैसे ट्रेंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, पेंटागन भी एक पॉलीगन है, हेक्सागन भी एक पॉलीगन है, ऑक्टागन भी एक पॉलीगन है। तो पॉलीगन में सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल यहाँ पे लिखना चाहिए, ऑल इंटरनल एंगल, क्योंकि अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं ना, अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं। इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है n - 2 × 180 डिग्री, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड, यानी कि नंबर ऑफ क्या है, साइड मतलब भुजा। तो यहां तक आपका सिचुएशन बनता है। तो ये थी बेसिक चीजें। बेसिक चीजें लाइन एंड एंगल की इंड होती हैं। अब इस पे हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन मोर देन इनफ है, क्योंकि यहाँ से बेसिक है, बेसिक से क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ जो टीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं या जो बेसिक क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो 50+ क्वेश्चन करने वाले हैं। सीट पीडीएफ सीट ऑलरेडी मैं प्रोवाइड ही कर चुका हूँ, तो ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी इस वीडियो को देखा है, सबसे पहले सारी प्रॉपर्टी आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी माइंड में नहीं है, आप ज्योमेट्री में नहीं कर सकते। ज्योमेट्री बहुत ही आसान है। ज्योमेट्री में आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी बहुत ही सिंपल वे से कर सकते हो। हम क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।